नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपनी उन बच्चों के साथ बात कर रहे हैं जो मुख्य तौर पर भारत के अंदर मौजूद जो हमारे अलग अलग डिफेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप भारत की नेवी में, आर्मी में, या फिर आप क्या है बच्चों, हमारी मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि एयरफोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर आप देखते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं। तो हम लोग मुख्य तौर पर आप सभी के साथ सुबह के 7 बजे रोजाना करते हैं मुलाकात, और सुबह के बज गए हैं 7 और आपके पेपर के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको एक एक कर आप सभी के साथ करने के लिए हम लोग आ गए हैं। तो सुबह के 7 बजे आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास को करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना रखते हैं दोस्तों, उसको हम लोग समझेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी इस क्लास का ये जो लिंक है उसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब तक अगर कोई हमारा साथी हमारे साथ नहीं जुड़ा होगा तो वो आपके इनवाइट करने पर, आपके आमंत्रण पर हमारे साथ जुड़ जाएगा। हमारी ये क्लास रोजाना होती है, सुबह 7 बजे होती है और हम छोटे टाइम ड्यूरेशन के अंदर लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ये कोशिश करते हैं कि आपके पास सीधा सीधा सवाल पहुंचे और उसका सीधा सीधा आंसर पहुंचे और आप कम समय के अंदर सही जानकारी को प्राप्त कर सकें, है ना। इसी बात को लेकर हम लोग सुबह 7 बजे आप सभी के साथ जुड़ते हैं। सुबह के बज गए हैं 7 और इस ताज़ी तरीन सुबह में हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो मुख्य तौर पर दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स के हमारी एक और बेहतरीन सी क्लास में, और यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के सवालों को आप सभी के सामने एक एक कर रखते चलेंगे। सबसे पहला सवाल है कि प्लास्टिक बैग के बजाय, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये बात चल रही है कि प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल क्या किया जाता है, विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है ना। कि ये जो आप प्लास्टिक की थैली का यूज करते हैं इसका यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, पेपर से बने जो बैग होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो विश्व पेपर दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई। तो याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड पेपर बैग दिवस, है ना। वर्ल्ड पेपर जो आपका क्या होता है बच्चों, बैग डे जो आपका होता है, ये हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है ना। तो प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग के उपयोग के महत्व को बढ़ाने के लिए आप देखते हैं कि जागरूकता कैंपेन को बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई को क्या किया जाता है, पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल हमारा बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आप सभी के सामने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि विश्व पेपर बैग दिवस साल 2022 का विषय क्या था, बना कब, ये तो हमने देख लिया कि 12 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल 2022 का आप देखते हैं कि 12 जुलाई को जो आपने क्या देखा कि आपका ये जो विश्व पेपर बैग दिवस मना, इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने है 4 ऑप्शंस और आपको क्या करना है दोस्तों, सही ऑप्शन को चूज करना है। तो साल 2022 का विश्व पेपर बैग दिवस का जो आप थीम देखते हैं या फिर जो उसका विषय है वो है ऑप्शन सी। और यहां पर लिखा है कि यदि आप शानदार हैं, यदि आप जबरदस्त हैं तो प्लास्टिक काटने के लिए कुछ नाटकीय करें, पेपर बैग का प्रयोग करें। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक लाइन आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर इस बार की पेपर बैग थीम पर डाली गई थी। और यहां पर बताया गया है कि पेपर बैग डे में कि अगर आप शानदार हैं, बेहतरीन व्यक्ति हैं, तो प्लास्टिक को खत्म कीजिए और प्लास्टिक का जो यूज करने का ये जो आप नाटक करते हैं इसे खत्म करें और पेपर बैग का प्रयोग करें। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही बनता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा शहरी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है दोस्तों। भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हमें कहां दिखते हैं, यूपी में दिखते हैं, है ना। उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और यहां पर है कि भारत का सबसे ऊंचा शहरी एक्सप्रेसवे किस राज्य के अंदर आप देखते हैं कि होगा और उसको किस नाम से पुकारा जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे, मथुरा एक्सप्रेसवे, बद्रीनाथ एक्सप्रेसवे, सोमनाथ एक्सप्रेसवे या फिर पुरी एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का मतलब क्या होता है, एक बेहतरीन सा रास्ता जो एक लंबी दूरी को शॉर्टर वे में बदल देता है, एक लंबी दूरी के रास्ते को छोटा कर देता है। भारत का सबसे ऊंचा शहरी एक्सप्रेसवे, शहर से ये शुरू होता है हमारा एक्सप्रेसवे, और ये भारत का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। इसका नाम क्या है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे, है ना। तो भारतीय शहर का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे वो आपको दिख रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली के आसपास आपको दिखता है ना। दिल्ली का जो एयरपोर्ट वाला एरिया है, दिल्ली गुड़गांव को कवर करता हुआ, ये है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे, नई दिल्ली के अंदर आपको दिखता है ना। आपका ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही बनता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पहली जेम्स वेब
टेलीस्कोप छवि ने निम्नलिखित में से किसका खुलासा किया? भाई ये जो आप टेलीस्कोप देखते हैं ये तो अपने आप में बहुत ही करिश्माई है, बहुत जबरदस्त करिश्माई है दोस्तों, बहुत जबरदस्त तौर पर ये टेलीस्कोप बनाया गया है। नासा ने क्या किया दोस्तों, आप देखते हैं कि लगभग इस साल की शुरुआत में ही जनवरी के महीने में आप लोग देखते हैं, जनवरी फरवरी के महीने में एक टेलीस्कोप, एक बड़ी सी दूरबीन बनाई जिसको नाम दिया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब आप अगर ध्यान से देखें कि ये जो हमारा सन है, या फिर आप देखें कि ये जो हमारा सूरज है, सूरज से जब हमारी क्या है पृथ्वी तक रोशनी पहुंचती है तो कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड के करीब समय लगता है। 8 मिनट के करीब आप देखते हैं कि समय लगता है। सूरज से पृथ्वी तक आप देखते हैं कि जब रोशनी पहुंचती है तो 8 मिनट का समय लगता है ना? सूरज से जब पृथ्वी तक सूरज की किरणें पहुंचती हैं तो 8 मिनट का समय लगता है। तो नासा ने एक टेलीस्कोप को बनाया, एक दूरबीन को बनाया है, और इस दूरबीन से क्या किया जा रहा है, हम इस दूरबीन से क्या करेंगे कि अभी हम लोग यहाँ पर हैं, क्या है, हम देख पा रहे हैं कि सूरज से हमारी जो पृथ्वी है वहां तक पहुंचने में रोशनी को 8 मिनट लगते हैं। अगर हम इतनी ही समान दूरी पर पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी 16 मिनट में पहुंचेगी। फिर हम इतनी ही दूरी पर और पीछे चले जाएं तो आपको दिखता है कि फिर वो 32 मिनट में पहुंचेगी, और फिर हम अगर इतने ही पीछे चले जाएं तो हमें दिखता है कि वो और नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो जितना पीछे हम जाते जाएंगे हम सूरज की रोशनी को देखेंगे कि उसको उतना ही समय लगेगा अर्थ तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में। जितना पीछे आप जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस समय के अंदर घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उसको देख सकते हैं। तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने सबसे पहली अपनी क्या करी है इमेज इसी दिन, आज के ही दिन के आसपास लॉन्च की है नासा के द्वारा। और इस इमेज के जरिए आप देख सकते हैं कि यहां पर यह बताया गया है कि भारत की जो दुनिया की जो सबसे पहली आकाशगंगा थी, कि जब हमारी मिल्की वे बनी थी तो वो किस प्रकार से थी, इसका चित्र लेकर दिखाया है। क्या किया, 8 मिनट पर आप देख रहे हैं कि सूरज से जो हमारी अर्थ है उसको पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। पीछे जाते चले गए और आप देखते हैं कि हमने उस समय तक हम पहुंचे जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर हमारी आकाश गंगा का निर्माण हो रहा था, उसका सबसे पहला चित्र यहां पर निर्मित किया गया। तो पहला जेम्स वेब टेलीस्कोप ने निम्नलिखित में से किस चीज का खुलासा किया है? इसने जो पहला चित्र दिया है कि विश्व की या फिर हमारी ब्रह्मांड की सबसे पहली आकाशगंगा कैसे दिखती थी उसको दिया है। तो इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाया है नासा के जरिए, है ना। तो इतिहास को देखा जा सकता है, सूरज की किरणों के जरिए हम इतिहास को होता हुआ देख सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल, जुलाई 2022 में रेट रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के पद के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहा, और इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर जुलाई 2022 में रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और उसके प्रबंधक निर्देशक यानी कि डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इस पद पर नियुक्त किया गया है संजय कुमार जी को। आ जाइए संजय कुमार जी। तो संजय कुमार जी को आप देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर क्या किया जा रहा है दोस्तों, रेल टेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और उसके प्रबंधक निर्देशक के तौर पर चुना गया है। अच्छा सवाल बनता है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों, है ना, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है। कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा मतलब कि भैया बिना कार्बन उत्सर्जन के ये आपका हवाई अड्डा बनने वाला है। और आपसे पूछा जा रहा है, ये आपके ऑप्शंस हैं, आप देखते हैं कि जो लेह हवाई अड्डा है, हमारा जो लेह हवाई अड्डा है, ये क्या दिखता है दोस्तों, ये आपको भारत का सबसे पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनते हुए दिख रहा है। लेह हवाई अड्डा क्या है दोस्तों, लेह हवाई अड्डा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2022 में यूरेका फॉर्ब्स के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ के रूप में शामिल होने वाला है। यूरेका फॉर्ब एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको दिखता है दोस्तों कि ये पानी के प्योरीफायर वगैरह बनाती है ना, फिल्टर बनाती है। तो ये जो यूरेका फॉर्ब के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ के रूप में किसे चुना जा रहा है, यही आपका प्रश्न है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 5। क्या लगता है दोस्तों आपको सही ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है। और यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा प्रतीक पोटमास। प्रतीक जी जो हैं आपको दिखते हैं कि साल 2022 के यूरेका फॉर्ब के क्या कर दिए गए हैं, सीईओ के तौर पर चुने गए हैं। अब ये यूरेका फॉर्ब को आगे बढ़ाएंगे। अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है मॉन्टी नॉर्मन, जिनका आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में निधन हो गया है।
ये एक बहुत ही फेमस कौन थे, है ना, ये एक बहुत ही फेमस कौन हुआ करते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि मॉन्टी नॉर्मन बहुत ही फेमस थे और ये क्या थे। तो ये म्यूजिशियन थे, क्या थे, ये कंपोजर थे, संगीत बनाया करते थे, म्यूजिशियन थे। मॉन्टी नॉर्मन आपको दिखता है दोस्तों एक फेमस म्यूजिशियन थे, बड़े अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन से गाने इन्होंने बनाए थे। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं कि संपत्ति कर अनुपालन के लिए RW है, RW मतलब क्या होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। एक इलाके के अंदर जो वहाँ के निवासी होते हैं वही अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, इसे RWA कहा जाता है। और RWA अपने इलाके के अंदर विकास करता है, पार्कों को अच्छा करता है, गली में साफ सफाई रखता है। तो संपत्ति कर अनुपालन के लिए RWA यानी कि निवासी कल्याण संघों को पुरस्कृत करने के लिए SAH भागीता योजना किस राज्य में दी गई, है ना। आप देखते हैं कि भारत का एक राज्य है या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये अपने इलाके के अंदर, अपने राज्यों के अंदर या फिर अपने केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो RWA बेहतरीन काम कर रहा है उनको किस अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। आप देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर उनको सम्मानित किया जा रहा है किस और अवार्ड पे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि उनको मुख्य तौर पर सम्मानित किया जा रहा है SAH भागीरथी योजना के तहत। तो किस राज्य में ये किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिल्ली, है ना। तो दिल्ली के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं जो बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको अवार्ड दिया जा रहा है कि आप अपने इलाके को बेहतर कर रहे हो, है ना। और इस अवार्ड का नाम है SAH भागीता योजना, है ना, SAH भागीता योजना। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की सहायक कंपनी ने जुलाई 2022 में त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष के लिए विदेश मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। एक बैंक है और उस बैंक के आप क्या देखते हैं कि एक कंपनी भी है उस बैंक की, उसने हमारे देश के अंदर आप देखते हैं जो विदेश मंत्रालय है उसके साथ विकास को बेहतर किया। हमारे देश में ये दोनों, हमारा जो विदेश मंत्रालय है और ये जो बैंक है, ये देश के अंदर नई पॉलिसीज को नियुक्त करेगा। तो कौन सा बैंक है जो विदेश मंत्रालय के साथ क्या है समझौता कर चुका है, क्या लगता है दोस्तों, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर आपका SBI, इंडियन ओवरसीज बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि मुख्य तौर पर हमारा SBI, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 19 आपको क्या दिखता है दोस्तों, आपको दिख पा रहा है कि 1957 में इसको निर्मित किया गया है ना, राष्ट्रीयकृत किया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि SBI भारत का वो बैंक है जो मुख्य तौर पर भारत के विदेश मंत्रालय के साथ करार कर चुका है और अब ये भारत के अंदर विकास में सहयोग करेगा, यानी कि देश के अंदर बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। बढ़े आगे दोस्तों, है ना। तो अभी तक हमने आप सभी के सामने कुछ बेहतरीन से सवालों को रखा है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जापान को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, है ना, जापान को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसने सम्मानित किया। हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि जापान को सम्मानित किया गया है, पूरे देश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन और उसी के साथ गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको किसने सम्मानित किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों और आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है कि जापान को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साल 2022 का क्या मिला है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार मिला है। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि नारायण कुमार जी ने क्या किया बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि जापान को ये अवार्ड से सम्मानित किया है। नारायण कुमार जी ने जापान को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि आज के समय में जापान के प्रधानमंत्री कौन है। आज के समय में जापान के प्रधानमंत्री कौन है। हाल फिलहाल में जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, भूतपूर्व उनका निधन हुआ है। वर्तमान जापानी प्रधानमंत्री का नाम क्या है, क्या आप लोग कमेंट में बताएंगे, है ना। तो बताइए जरूर कि वर्तमान जापानी प्रधानमंत्री कौन है। अभी देखिए कि न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, न्यूजीलैंड के एक पुराने खिलाड़ी हुआ करते थे, है ना। और आप क्या देखते हैं दोस्तों कि उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड के एक पुराने खिलाड़ी थे, क्रिकेट खेलते थे और बल्लेबाज भी थे। 85 साल की आयु में आप देखते हैं कि इनका निधन हो गया। तो 85 साल के न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज हुआ करते थे। आपसे पूछा जा रहा है कि इनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। मार्टिन क्रो, उसके साथ आप लोग देखते हैं कि जॉन राइट, गैलन ट्रेनर, बेरी सिंक्वेल्स या फिर नॉर्थन एस्टिल। आपके सामने यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि 5 ऑप्शंस हैं और आपको सही ऑप्शन को चूज करना है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में न्यूजीलैंड के जिस बेहतरीन खिलाड़ी का निधन हुआ है उनका नाम है बेरी सिंक्लेयर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित
खुदरा मुद्रास्फीति जून 2022 में कम होकर, आप क्या देखते हैं कि जो हमारे देश के अंदर खुदरा मुद्रास्फीति होती है, यानी कि जो महंगाई को बताती है, खुदरा महंगाई को, वो कम हुई है। कितने प्रतिशत कम हुई है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि खुदरा हमारी जो महंगाई है वो जून के अंदर आपको कम होती हुई दिखी है अकॉर्डिंग टू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI जिसे कहा जाता है। तो कितनी कम हुई है, ये आपसे क्या किया जा रहा है दोस्तों, पूछा जा रहा है ना। तो आपको बताना है कि कितनी कम हुई है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर इसका जो सही ऑप्शन है वो है 7.03%। आपको क्या दिखता है, महंगाई के अंदर आपको कमी दिख रही है, मुद्रास्फीति खुदरा में आपको कमी दिख रही है ना। कितनी रह गई अब, 7.03% आपको दिखता है कि अभी हमें मुख्य तौर पर हमारी खुदरा मुद्रास्फीति दिख रही है। अगला सवाल, जून 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है ना। जून 2022 का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, पुरुष तो आप सभी को पता है ना। हमारे कौन है भैया, क्या आप इनका नाम बताएंगे, इंग्लैंड के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो साल 2022 का अगर हम लोग जून के महीने का ICC का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी देखते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर इंग्लैंड से हैं ये, नाम बता दीजिए, है ना। बेस्टो इनको कहा जाता है दोस्तों, आप इनका भी नाम बताएंगे। महिला खिलाड़ी कौन है वो हम आपको बता देते हैं, है ना। तो जो महिला खिलाड़ी आपको दिख रहा है बच्चों कि जिनको चुना गया है मुख्य तौर पर किस चीज़ के लिए, आप देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर इनको चुना गया है ICC की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर, और इनका नाम है मेराजानु कप्पू, है ना। मेरीजान कप्पू इनका नाम है, साउथ अफ्रीका की ये खिलाड़ी हैं। तो जून 2022 की सबसे बेहतरीन विमेन प्लेयर हैं मेरीजान कप्पू, और पुरुष कौन है वो आपको बताना है ना। जॉनी यस पापा, है ना, आपको हिंट भी दे दिया, जॉनी बेस्टो इनका नाम है वैसे। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा आपको ये अगला सवाल दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग IMF कहते हैं, जो दुनिया के अंदर अमीर और गरीब देश कैसे व्यापार करते हैं उसमें संतुलन रखता है और गरीब देशों को लोन वगैरह भी देता है। इसके अंदर जितने भी पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रहे थे ना, इनकी एक दीवार होती है। जितने बड़े आप देखते हैं कि अर्थशास्त्री IMF के साथ काम कर चुके हैं, उनको सम्मान के तौर पर क्या किया जाता है, उनके फोटोज को रखा जाता है। इसे हॉल ऑफ फेम कहते हैं। क्या कहा जाता है कि जो बड़े अर्थशास्त्री IMF के साथ काम करे होते हैं उनको, उनके फोटोज को दीवार पर लगाया जाता है। आप देखते हैं कि ये पहली महिला बनी है ना। आप क्या देखते हैं कि ये पहली महिला बनी और दूसरी भारतीय महिला है ना। तो आप क्या देखते हैं, ये तो पहली महिला है जिनका फोटो इस पर आएगा, और भारत से ये दूसरी है। इनसे पहले भी एक भारतीय का फोटो इस पर लग चुका है। तो पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं ये, जिनको क्या किया गया, आप देखते हैं कि IMF में हॉल ऑफ फेम में रखा गया है। इनका नाम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जी आपको दिखता है दोस्तों, आपके सामने दिखता है कि इनके चित्र को रखा गया है। अब आपको ये बताना है कि IMF के अंदर एक और सवाल मेरा सुन लीजिए, IMF के अंदर किस भारतीय को, ध्यान से सुनिएगा, IMF के अंदर किस भारतीय को क्या किया गया था, गीता गोपीनाथन से पहले हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। एक सवाल ये है, ठीक है। तो आपको ये बता देना है। तो हमारी बहुत ही सम्मान करने वाली ये बात है कि हमारे देश की एक प्यारी बेटी को आप देखते हैं कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। तो यहाँ तक तो हमारे आज की क्लास के क्वेश्चंस रहे दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आगे के सवालों को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर हमारे आगे के सवाल क्या है दोस्तों, आगे के सवाल आप लोग देख ही पा रहे हैं। क्वेश्चन है ये कि हमारी आज की क्लास में हमने आप सभी के साथ इन सभी बेहतरीन सवालों को किया है। ये वो क्वेश्चन है जो आज की हमारे कल और आज के दिनों में विश्व में छाए रहे। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस आपके साथ किए गए हैं ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहे होंगे। जो सवाल आपसे पूछा गया है उनके आंसर्स आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और अब आप लोगों से जो हमारी मुलाकात होगी वो होगी कल सुबह 7 बजे, और उसके अंदर, है ना, उसके अंदर कुछ और बेहतरीन हमारे सवाल होंगे जिसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल आपसे पूछा गया उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपने साथियों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल मुलाकात करेंगे दोस्तों। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से जारी रखें। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।